आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी न करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा यह राज सबके सामने खुल कर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर विनती की कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, शादी करके हम अपने फ़र्ज से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, यह सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी जिद देखते हुए मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में सही, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं दुल्हन बनी, आज अपने पति के घर आई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ी से चल रही थी। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे मुझे डर लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति अंगद कमरे में आ जाएगा, और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि उसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मेरा पति अंगद खड़ा था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा, पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वह अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर यूँ लगा जैसे सीने में थम जाएगा। कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी कि अंगद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो, ज़रा बेड की चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतारकर सोफे पर रखी और बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। यह देखकर तो जैसे मेरा दिल किसी ने मुझे दबोच दिया था। कहने लगी, शादी के हंगामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर उन्होंने बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। कहने लगी, अंगद इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फ़ौरन गुस्से से दंदनाता मेरे पास आया। कहने लगा, भाभी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देख कर आ रहा हूँ कि बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर चरित्रहीन है। अपनी जेठानी के मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया। मेरी जेठानी कमरे में जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अंगद मेरे सामने दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वह मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं डर के मारे काँपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें अपने भाभी से सुनी थी वह सभी तुम्हारे सामने कम है। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफ़ की जाए कम थी। तुम तो उन तारीफ़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। यह कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिबिया निकाली, जैसे शायद मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनते हुए अंगद की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी जान पर बन आई। उसकी आंखों की बेचैनी अब ढूंढने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई।
मेरी इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सुनैना, शादी हुई है हम दोनों की, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। यह कहते हुए अंगद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद धीरे धीरे वह मुझे विश्वास लेने में की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह लरज रही थी। अंगद फिर मुझे समझाने लगा, देखो सुनैना, यह हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है यह जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं पति हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने, वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और ही थी। मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियाँ खाकर आई थी, इसलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। बस मुझे यह याद था कि अंगद मुझे हिला जुला रहा था, कह रहा था कि सुनैना, तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिराने बैठी थी और मेरी नंद भी बेड के पास ही खड़ी हुई थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और अंगद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यह सब देखकर उठकर बैठने लगी तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो, डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते हुए देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो अंगद से कहिएगा कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी और कहने लगी, इनको रेगुलर इस्तेमाल करवाना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे में जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। यह कहकर भी कमरे से बाहर निकल गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई थी। मैंने अंगद की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे, गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा, कहने लगा, यह क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैंने नज़रें चुरा ली। वह कहने लगा, आर यू मैड। सुनैना, तुम पागल तो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, इस बात का यह हल कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। अंगद मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा, कहने लगा कि आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ समय दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकतों ने दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई। मैं यही तो चाहती थी कि वह मेरे करीब ना आए, मुझे कोई रास्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन यह कब तक मुमकिन था। मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना देता। उसकी आंखों की बेचैनियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस इंसान के उमड़ते मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वह मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी और ना ही मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। यह एक ज़बरदस्ती का बंधन था। लेकिन खैर, मेरा सारा डर उस बेडशीट से आता था जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने मेडिसिन ना खाई होती तो अंगद कहने लगा कि कितनी खूबसूरत और मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसाता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, वह भी शादीशुदा। मेरे एक जेठ जेठानी थे, वह भी अपने अलग से सेटल थे, अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और मेरी नंद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। अंगद ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी
नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहा कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इन 3 दिनों में यह जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल में नहीं लाता था। कहता मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाने के बीच मेरे जेठ ने अंगद के गिलास से पानी पी लिया था और वही गिलास मेरे जेठ ने अंगद के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि अंगद ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया था, तो वह मुझ पर ही गुस्सा होने लगा था। कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहने लगा प्लीज़ मेरी चीज़ इस्तेमाल मत किया करो। सुने ना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल था जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी भयानक थी कि कोई मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अंगद की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगा था कि मुझे दोबारा अपने रिश्ते के हक़ को वसूल करेगा तो मैं क्या करूँगी। उस वक्त यह सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजरे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब अंगद ऑफिस से वापस आता तो खाने के बीच मुझे देखकर खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। मेरे पीछे आ गया, कहने लगा जालिम को 10 दिन गुजर गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वह मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पड़े और सिक रहते हुए कहने लगा छोड़ो यह सब, चलो मेरे साथ कमरे में। मेरा हाथ थामे वह मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं ही कि जैसे थर थर काँपने लगी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था, मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने डर को देखकर उससे मुझे बेड पर बिठाया। कहने लगा आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सुनैना? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम रही हो। वैसे तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती हो, घर के काम भी कर रही हो, कुछ कर रही हो, लेकिन मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह काँपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा मुझे डर लगता है। कहने लगी किस लिए? मैं तुम्हारा सारा डर ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। यह कहकर उसने मेरे चेहरे पर आईलट अपनी उंगलियां से पीछे की। फिर धीरे धीरे वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ लेकर रोका था। कहने लगा आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर तुमने ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। यह कहने लगा। उसने मेरे बाल खोल दिए। मेरी हालत यह थी कि मैं अपने आंसू भी बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। उसने पहले ही वह मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रख उसे रोका था। मैंने कहा अंगद प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दे। कहने लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शरारतें धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी नरम नरम सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा अंगद मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी। ठीक है हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वह सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वह मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने खुद उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया वह फ़ौरन से मुझसे पीछे हटा। कहने लगा सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। वह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। इससे पहले वह मेरे पास जाता। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है और दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया
और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वह चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहीं लगा सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वह चादर कहाँ रख दी। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, सुनैना, तुम मेरी आदत को इतने दिनों से अच्छी तरह समझ गई हो। मुझे कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत गंवा कर आई हो। यह कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन अंगद मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर देश गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला है मेरी शादी हो गई, इसलिए कह रहा था अपनी शादी की पार्टी दो। यह कहकर अंगद मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम किया। शाम तक अंगद का दोस्त आ गया। मैंने किचन में सब कुछ तैयार रखा था। अंगद किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन अंगद मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वह आपका दोस्त है। वह कहने लगा, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बैठ गई। अंगद कहने लगा, सुनैना, क्या हुआ तुम्हें? चलो मेरे दोस्त से एक मुलाकात कर लो, वह तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, अंगद, पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए अंगद ने मुझे कुछ नहीं कहा और खुद ही अपने दोस्त के पास चला गया। मैं कमरे में चली आई थी। मैंने डर की असली वजह नहीं, वही इंसान था जो अभी अभी अंगद का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यह एक कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रौनक से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई। हम दोनों एक न्यू ईयर कार्ड लेना चाहते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि यह कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहुत बहस हुई थी। न्यू ईयर का वो कार्ड ऐसा था कि हम दोनों को वही कार्ड पसंद आया था। सेम वैसा ही कार्ड दूसरा उस शॉप पर नहीं था। दोनों इस कार्ड को लेकर बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद रौनक ने वह कार्ड मुझे दे दिया, लेकिन उसका कार्ड उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया। जब मैं घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अब वह कार्ड मेरे किसी काम का नहीं था। अगर मैं अपनी फ्रेंड को वह कार्ड देती तो उस पर उस लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और मैं वह कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती। मैंने गुस्से में इस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी, तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्या लिखा? यह मेरे किसी काम का नहीं है। खैर यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे रौनक से मोहब्बत हो गई थी और वह भी ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता था। पहले पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी तारीफ़ें करने लगा कि पहली नज़र में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैं तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले लेता। मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिखकर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा उसे सिर्फ दोस्ती करने का था, जैसे ही मेरी दोस्ती कर रखी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने ही हमारा यह हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। अब हमारे बीच किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं था। हम एक दूसरे से हर तरह बातें शेयर करने लगे, वह बातें भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो इसकी अकल ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे बहकने लगी, अपनी राय से भटकने लगी।
शायद वह उम्र की कुछ ऐसी जज्बाती उम्र होती है। उसे समय में इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस समय 17 साल थी। ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्द अपनी राह से भटक जाती है। एक बार मुझे रौनक ने बाहर मिलने के लिए बुलाया था। मेरा अपना खुद ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और उसे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार सब कुछ हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो रौनक से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम एक कैफ़े में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारे मन नहीं भरा था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार रौनक से भी कहना चाहती थी कि वह अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे। हालांकि चाहत तो उसकी भी यही थी। वह मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया था। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे घबराहट कम होने लगी। रौनक मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास इटली जा रहा हूँ। 3 साल बाद वापस लौटेगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। 3 साल में अच्छा भला सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर वाले रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं करेंगे। रौनक की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रौनक, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थी। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते रोते उसके करीब हो गई। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी। हम दोनों का ही मिलन पहली बार था। रौनक की ज़िंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वह मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी बिना नौकरी के मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। रौनक पर खुमारी सी चढ़ने लगी थी और वह मुझे धीरे धीरे अपनी बाहों में भरता चला गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद लिया करूँ। इस हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुँच लिया करेगा। यह सुनकर मैं एकदम घबरा गई थी। रौनक पीछे हटी। मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे हम बेहद कभी करीब होते गए और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई थी। जब जज्बातों का तूफान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोई जा रही थी। वह शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने रौनक, मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊँगा, बल्कि इससे पहले ही आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। यह कहकर वह चला गया, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहले वह मुझसे बात कर लिया करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई थी। उसका फ़ोन भी बंद हो जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन अंगद के रिश्ते ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर सकती थी। वह खूबसूरत हैंडसम लड़का था, उसका कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैं कैसे इनकार कर सकती? मेरे माँ बाप मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट गई। फिर क्योंकि वह जान जाता कि मैं पवित्र नहीं हूँ और अब रौनक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया? तो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने पति बिना सफ़ेद चादर के अपनाने का तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। अंगद कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरा सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा, टेबलेट खा लूँगी, कुछ ही देर में ठीक हो जाऊँगी।
वह कहने लगा, रौनक मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर अंगद कहने लगा, जानती हो सुनैना, मेरे दोस्त रौनक के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वह तो उसे लड़की की खातिर विदेश भी चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वह जहाँ गया वही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में उसकी मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसलिए उस लड़की को दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी से उसे नौकरी मिली थी उन्हें भी उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया गया था। जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर था जो कि एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। अब वह तो उसे पता चला था कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। और फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा था क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में रौनक के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है। पहले तो शादी से पहले अय्यासियाँ करती है और पति को खबर भी नहीं होती। उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंगद के पास आई और रोने लग गई। अंगद ने कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, अंगद मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अंगद को सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने रौनक से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों यह पाप कर बैठी थी। मैंने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा उसने बेवफाई की है, मैं नहीं जानती थी उसके साथ यह हादसा हो गया। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते हो। लेकिन आज मैं तुमसे अपनी हर बात कह दी। मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर अंगद की आंखें गुस्से से लाल हुई। वह कहने लगा, देखो किसी मोहब्बत की थी तुम्हारी, जैसे तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ औरत को सिर्फ उसका पति उसे दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ अपने दोस्त रौनक की यह बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली थी और हमेशा उसको इस बात पर बुरा भला कहता रहा, क्योंकि यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। मेरी मोहब्बत बन गई, शादी के साथ फेरे तुम्हारे साथ लिए दिल में पैदा हो गई। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होती है और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उसकी कमियों को भी छुपा लेते हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं तुम्हारे यह ऐब भी छुपा लूँगा। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंगद का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा। मेरे दिल में अंगद की मोहब्बत रौनक से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, वह मुझे माफ़ कर चुका था। उसने रौनक से दोस्ती भी ख़त्म कर दी और उसके बाद रौनक कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही अंगद ने कभी उसकी चर्चा की थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। अंगद ने कभी मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया और मेरा तो यह हाल है कि मैं अंगद की दीवानी हो चुकी थी। उसके ज़बान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी देता है। दूसरी मोहब्बतें की तरफ मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करे, ना कि गैर मर्द की 4 मोहब्बत की बातें सुनकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाए।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।